नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और पूर्व की भांति आपको अवगत कराना चाहता हूं। सोशल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे तमाम उपक्रमों, जिनमें से 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स हैं, क्रमशः एशियन रेजोनेंस पीरियोडिक रिसर्च श्रृंखला, रिमार्किंग, इनोवेशन और एंथोलॉजी। इन अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स के साथ ही हम एक न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल का भी प्रबंधन और संचालन करते हैं। उसका नाम है स्वैच्छिक दुनिया। स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से जहां हम आपसे आपके आसपास से जुड़ी हुई तमाम खबरों को आप तक लेकर आते हैं, वहीं हमारा एक विशेष कार्यक्रम है जिसका नाम है सिटी सिग्नेचर। सिटी सिग्नेचर में हम तमाम शहरों से जुड़ी हुई तमाम विभिन्न प्रतिभाशाली लोगों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ताकि हम उनसे बहुत सारी खुद भी प्रेरणा ले सकें, बहुत सारे सवाल पूछ सकें, कुछ सीख सकें और उनके जैसा अगर बन पाएं तो निश्चित रूप से हम समाज को कुछ दे पाएंगे। तो आज सिटी सिग्नेचर कार्यक्रम में जो हैं हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं, वो कोई और नहीं बल्कि चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीगंगानगर से सहायक आचार्य हिंदी की डॉक्टर मधु वर्मा जी हैं। मैं मधु वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैम, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ आपको। और मधु वर्मा जी हमारे धन्यवाद। साथ सोशल रिसर्च फाउंडेशन से बहुत समय से जुड़ी हुई हैं। प्रबुद्ध वर्ग को बिलोंग करती हैं। मैंने जैसा बताया कि सहायक आचार्य हैं, आप पीएचडी हैं, शैक्षणिक अनुभव आपका 24 वर्ष का है, स्कूल शिक्षा 8 वर्ष दी है, कॉलेज शिक्षा 16 वर्ष है, यूजी में 16 वर्ष से पढ़ा रही हैं आप, और पीजी जो है 8 वर्ष का हो गया है आपका पढ़ाते हुए। मैम, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, पीएचडी आपकी सांस्कृतिक चेतना संपन्न ललित निबंधकार विद्या निवास मिश्र जी के ऊपर हुई है। और वर्ष 2000 से 2013 से 2017 रेंजर लीडर के रूप में कार्य का अनुभव है। वर्ष 2017 से एनएसएस प्रभारी के रूप में आपका कार्य का अनुभव मैं देख पा रहा हूँ। स्नातकोत्तर हिंदी के विद्यार्थियों को लघु शोध प्रबंध और प्रोजेक्ट वर्क कराने का भी अनुभव आपको प्राप्त है। विभिन्न संस्थाओं में साक्षात्कार हेतु गठित बोर्ड में विषय विशेषज्ञ के रूप में जाने और वहां पे सहभागिता करने का अनुभव आपको प्राप्त है। राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी आप सह सचिव के रूप में कार्य कर रही हैं और किया भी है आपने। साथ में मैं जो देख पा रहा हूँ, वो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आयोजन समिति के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय ई संगोष्ठी में आयोजन समिति और सत्र संचालक के रूप में भी आपने कार्य किया है। विशेष दिवस, शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस में वक्ता के रूप में आप जो है जानी जा रही हैं। और देखिए आपके सामने स्क्रीन पे जो मैम का एक सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है, वो हमारी वार्षिक सदस्यता भी उन्होंने लेके रखी है। सोशल रिसर्च फाउंडेशन में बहुत ही एक्टिव रूप से हमसे जुड़ी हुई हैं। 25 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भागिता और पत्र वाचन का आपका अनुभव दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोध पत्रों का प्रकाशन, ये बात तो हम लोग स्वयं ही जानते हैं क्योंकि आप हमसे भी जुड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय हमारी पत्रिकाओं में शोध पत्र के प्रकाशन के साथ महाविद्यालय पत्रिका आलोकिता में संपादक मंडल के रूप में आपने कार्य किया है। 20 से अधिक ई संगोष्ठियों में प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है। अनेक ई संगोष्ठियों में पत्रवाचन आपने किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब के कोऑर्डिनेटर के रूप में भी आपने कार्य किया है। तो मैम, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, समाज के लिए भी बहुत बढ़िया बात है और सोशल रिसर्च फाउंडेशन के लिए भी बहुत अच्छी बात है। जैसा हम देख पा रहे हैं मित्रों, जो जो बातें मैंने आपको बताई वो आपके सामने स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे प्रबुद्ध और ज्ञानी लोगों को अपने बीच में पाकर सोशल रिसर्च फाउंडेशन स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। मैम, वो जो 24 वर्ष का अनुभव है वो एक बहुत बड़ी बात है। और इससे आज जब एक नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, जब नए तरीके की शिक्षा का पदार्पण हो रहा है इस भारत में और इस दुनिया में भी कह सकते हैं, कारण ये है कि अब दुनिया जो फिजिकल मूवमेंट से पिछले 2 सालों में, 2 वर्षों में, जहाँ पे कोरोना काल का एक लंबा साया पड़ा, लोगों ने अपने घर से निकलने के बजाय डिस्टेंस लर्निंग में, डिस्टेंस एजुकेशन में, दूर दूरदर्श वर्चुअल मीटिंगों के रूप से भाग लेना शुरू किया, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करी। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि अब हमको कुछ सही ज्ञान, सही दिशा निर्देश भी मिल सके। मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और रिसर्च स्कॉलर हैं, उनके में तमाम सारे प्रश्न हैं कि हिंदी में हम जो एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत करें, रिसर्च पेपर का विषय चयन करें, वो किस तरह का हो। कई बार बड़ी भ्रांतियां होती हैं। तो क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगी हिंदी रिसर्च लेखन के बारे में? आप सुन पा रही हैं मैम हमको?
मधु वर्मा मैम शायद हमको सुन नहीं पा रही हैं। जी, आपका शायद कनेक्शन कट गया था। सर हाँ जी सर, मैं माफी जी, चाहूंगी जी। सर, शायद नेटवर्क की वजह से बीच में। कोई हाँ जी सर, कोई एक बार फिर से कोई सब। कोई बात नहीं। तो मैं वही कह रहा था कि रिसर्च एक जब प्रशिक्षु जो एक शोधार्थी किसी रिसर्च विषय का चयन करता है, तो रिसर्च पेपर लिखने में उसे किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो कैसे हिंदी के जो रिसर्च पेपर हैं उनके लिए कुछ तैयारी करे? मैम इस विषय पे कुछ टिप्स डालना चाहेंगी आप? जी जी सर। जी। पहली बात तो ये है कि हिंदी विषय को लेकर के ही लोगों में बहुत सी भ्रामक धारणाएं जो बनी हुई हैं कि जी। हिंदी को पढ़ने की, हिंदी को पढ़ाने की आवश्यकता भी लोग अनुभव नहीं करते हैं। शोध तो बहुत दूर की बात है सर। जी, उन्हें ये जी, लगता है जी। कि हिंदी जो है एक ऐसा विषय है जिसमें कहानियां पढ़ी जाती हैं, कहानियां पढ़ाई जाती हैं, जिनका उनको उपयोगिता जो है नहीं दिखाई देती कि समाज के लिए उसकी क्या उपयोगिता है, क्या उपादेयता जो है हिंदी विषय की क्या है। तो सबसे जी। पहले तो यही है कि हम हिंदी विषय की उपयोगिता को ही स्थापित करें, और सिर्फ कहानियां कहना, कहानियां लिखना और कहानियां सुनाना जो है वो हिंदी नहीं है। फिर जब हम बात करते हैं शोध की कि हिंदी विषय में जो शोध कार्य किया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले जो शोधार्थी है वो जिस भी विषय पर हिंदी में शोध करना चाहता है उसकी सामाजिक उपयोगिता, उपादेयता अगर तय करता है, तभी समाज के लिए वो उपयोगी होगा और समाज समझ पाएगा इस चीज को कि हिंदी विषय क्यों आवश्यक है। क्योंकि ये जी। हम जानते हैं कि साहित्य जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साहित्य हमें सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, साहित्य हमारे सुख और दुख का सहभागी है। वही है जो हमारे मन के भावों को अभिव्यक्त करता है, और ये मन के भावों की अभिव्यक्ति और दूसरे तक पहुंचाने की जो बात है साहित्य के माध्यम से, वो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो भी विषय शोधार्थी के द्वारा चुना जाता है, जिस भी लेखक को या जिस भी विषय को शोधार्थी चुने, वो सिर्फ भाषा तक या सिर्फ भावों तक ही सिमट करके न रह जाए। भाषा भाव अपनी जगह है और उसकी सामाजिक उपादेयता भी निर्धारित जो है शोधार्थी के द्वारा होनी चाहिए। वो ध्यान रखे कि कोई भी लेखक, कोई भी साहित्यकार जो है वो कालजयी होता है, तभी उसका साहित्य जो है वो साहित्य है, क्योंकि वो कालजयी है। आज हम तुलसीदास, मीरा, सूरदास, इनको हम पुराने विषय मान करके उपेक्षित ना कर दें कि ये जो है बहुत पुराने विषय हो गए हैं, जबकि हम देखते हैं कि भक्ति काल जो है आज भी उसी रूप में स्थापित है जिस रूप में उसे माना जाता रहा था। आज भी हम स्वर्ण युगी कहेंगे उसे। हालांकि आधुनिक काल में हम देखते हैं बहुत सारा साहित्य लिखा जा चुका है, लेकिन सिर्फ मात्रा या संख्या में हम साहित्य को नहीं देख सकते हैं। उसके अंदर जो गहराई है, मानवता के लिए उसकी जो देन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए विषयों का चयन करते समय हम उसकी सामाजिक उपादेयता को ध्यान में रखते हुए ही अपना शोध कार्य करें, और इस विषय पर हम जरूर ध्यान दें कि सिर्फ हम भाषा, छंद, अलंकारों पर ही ना ध्यान, जी। उसकी सामाजिक उपादेयता जो है मेरी दृष्टि में बहुत जी। महत्वपूर्ण चीज है। जी, बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। एक बात और इसी ये संदर्भ में दिमाग में आ रही है कि हिंदी में लिटरेचर में ऐसा खास तौर पे, बाकी जैसे विज्ञान वगैरह जो प्रायोगिक विषय हैं उसमें तो आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा जी आपको शोध पत्र की जो डिस्क्रिप्शन है परिभाषित करने में थोड़ा-सा आसानी होती है। पर हिंदी जी में हिंदी के जो विधाएँ हैं उसमें आर्टिकल भी है, लेख भी है, निबंध भी है और शोध पत्र तो है ही, शोध शोध लेखन है। कई बार जब हमारे पास लेखन के लिए शोध पत्र प्रकाशन के लिए आता है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ उसने लिखा क्या है, कि शोध पत्र एक बहुत अलग चीज हो जाती है और लेखन एक सामान्य जो आर्टिकल लिखना है वो बहुत अलग हो जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कि आपके माध्यम से उन बच्चों, उन शोधार्थियों से कहना चाहता हूँ कि शोध पत्र और आर्टिकल के डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा। क्या कहती हैं आप कि मतलब शोध पत्र किस प्रकार एक आर्टिकल से अलग है, और जब शोध पत्र हम लिखे तो आर्टिकल ना बनने पाए इसके लिए हम क्या करें? मतलब यहाँ पे एक विस्तृत चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। हाँ जी सर, बिल्कुल। पहली बात तो सर, जो मैं इतने सालों से, जैसे कि आपने बताया अभी 24 सालों जी, से पढ़ा रही हूँ, जी, हिंदी विषय को लेकर बहुत व्यापक विषय है। सामाजिक विज्ञान के विषयों से ये बहुत अलग चीज है।
जी मैम। पहली बात तो हम इसी विषय को समझे कि हिंदी की जो विधाएं हैं उनमें आपस में क्या अंतर है। ज्यादातर हम विद्यार्थियों को देखते हैं कि हर जो विधा है, अगर कहानी उसके लिए शब्द है तो वो नाटक को भी कहानी कहेगा, वो निबंध को भी कहानी कहेगा, तो उसके लिए वो कहानी ही है। जी तो सबसे पहले हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते हमें ये समझना है कि वो विधा क्या है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, किस बात की हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी फिर हमें ये समझना होगा कि इन विधाओं का पारस्परिक अंतर क्या है, क्योंकि कुछ अंतर तो है कि हम उसको किसी को हम निबंध कह रहे हैं, किसी को हम कहानी कह रहे हैं, तो इन अंतर को भी वो समझे। फिर जहां तक शोध पत्र और आलेख का जो प्रश्न हमारे सामने है, तो शाब्दिक अर्थ से भी हम उनको समझ सकते हैं और फिर इनकी गहराई से भी हम जान सकते हैं। शाब्दिक अर्थ को भी अगर हम ले लेते हैं तो भी स्पष्ट रूप जी से हम आलेख या शोध पत्र की बात से पहले ये भी देख लें कि बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे लिए निबंध और लेख को लेकर के बच्चे जो है वो विवाद में और संशय में रहते हैं कि लेख क्या है, फिर निबंध क्या है। तो बच्चों को ये समझाना पड़ता है कि जब आप छोटी कक्षाओं में लिखते थे तो आपको कहा जाता था गाय पे लेख लिखिए। जी तो जब आप गाय पर लेख लिख रहे हैं तो आप क्या है, आपके सामने सारी चीजें आपको गाय दिखाई दे रही है, आप उसको देख रहे हैं और जो कहते हैं उसके बारे में आपने लिख दिया। तो एक जो आपके हैं उसमें कोई भी मत नहीं है, विचार नहीं है, आपने जो देखा है आपके सामने है वो आपने लिख दिया। वहीं जब आप निबंध लिखते हैं तो निबंध एक ऐसी विधा है जहां पर आप निर्बंध रूप से लिखते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, आपका अपना मत क्या है उसको आप लिखते हैं। तो ये विधा जो है निबंध है। तो ऐसे ही आलेख जो है, आप अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं किसी विषय के बारे में, आपका अपना क्या मत है, अपना क्या विचार है, आप लिखते हैं आलेख में। जबकि जब आप शोध करते हैं, रिसर्च रिसर्च है, यानी कि वो चीज पहले से है, आपको क्या जी करना है, उसके विविध पक्षों की खोज करनी है। तो रिसर्च जो है अपने आप में अंग्रेजी में भी हम समझते हैं, तो रिसर्च है, सर्च खोज तो है, हमने देख लिया, जी लेकिन उसको आपको जी ढूंढना है। तो किसी भी कवि साहित्यकार के अंदर जो, जैसे आपने बताया कि मेरे शोध का जो विषय था वो था विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में सांस्कृतिक चेतना संपन्न निबंधकार है। तो जी निबंध है, उनके अंदर सांस्कृतिक चेतना है, लेकिन मुझे खोजना है कि वो सांस्कृतिक चेतना जो है वहां पर किन किन रूपों में प्रकट हुई है, किस तरह से, किन पक्षों को उन्होंने, सांस्कृतिक संस्कृति के किन पक्षों को उन्होंने लिया है, कहाँ तक जी भारतीय संस्कृति है, तो कोई और संस्कृति भी उन्होंने ली है। तो शोध पत्र में हम विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए मतों को लेकर के इस चीज की खोज करते हैं कि अमुक लेखक में या रचनाकार में ये चीजें कहाँ तक हैं या नहीं है। तो ये हुआ रिसर्च, शोध। लेकिन आलेख में हम अपने विचार देते हैं, हमारा अपना मत क्या है। हालांकि शोध में अंत में हम निष्कर्ष देंगे, वो अलग बात है, लेकिन आलेख जो है वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमने चीजों को किस रूप में देखा है और हमारा अपना मत क्या है। रिसर्च में हम उस चीज को ढूंढेंगे, खोज करेंगे, और विभिन्न विद्वानों के उस संबंध में मत है उनकी भी हम चर्चा करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि उसमें हम रेफरेंस देते हैं, संदर्भ भी देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने संदर्भ की बात करी तो फिर एक बात और, जो प्रायोगिक प्रश्न हम लोग के समक्ष खड़े होते हैं, क्योंकि मैं तो शोध का ही शोधार्थी हूँ और रोज न जाने कितने शोध पत्रों से मुखातिब होता हूँ। तो इसलिए ये एक समस्या भी है इस जगत की कि जब हम हिंदी या जब फिर से इसी लिटरेचर वाले विषयों पे बात करते हैं तो वो बच्चा उसी को रेफरेंस भी दे देता है और उसी को पूरा कॉपी और पेस्ट भी कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल उसने बिल्कुल। उसने पूरा का पूरा जो है वो शोध आलेख कॉपी पेस्ट कर दिया और जब उसको बताया गया तो उसने कहा हमने तो इसकी रेफरेंसिंग कर दी है। तो अब आपसे ही जानना चाहूंगा या आपके साथ ही चर्चा करना चाहूंगा कि मैं कैसे शोध पत्र लिखा जाए कि रेफरेंस भी आए और अपनी बात भी आए और वो प्लेगरिज्म में भी ना हो, क्योंकि किसी की बात को कहेंगे तो उसका रेफरेंस या फुटनोट तो लगाएंगे ही लगाएंगे, अपनी बात भी उसमें बिल्कुल। डालेंगे और उसको हम्म। किसी की बात को कॉपी पेस्ट भी ना आए, है ना, तो कॉपीराइट का भी कोई मसला ना हो। हम लोग के सामने ये जो समस्या है वो रोज बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो हमें लगता है या तो उचित गाइडेंस नहीं मिल रहा है शोधार्थियों को, या उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि प्लेगरिज्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेगरिज्म और ये रेफरेंसिंग।
तो जरा इस पे भी अपने मत आप स्पष्ट करेंगी तो ज्यादा आसान होगा कि कैसे हम रेफरेंसिंग करते हैं। जी। पहले बात तो सर आज जो सबसे ज्यादा कमी मुझे दिखाई दे रही है कि हम जानेंगे तभी हम अपना मत बना पाएंगे। बिल्कुल। हम साहित्य को पढ़ते नहीं है, हम चीजों को पढ़ते नहीं है। जब हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारा अपना मत नहीं होगा, और जब जी। हमारा मत नहीं होगा तो जिस भी बात पर, जिस भी विषय को लेकर के हम शोध करने जा रहे हैं, उस पर हमारा मत विकसित नहीं हो सकता। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, हम डॉक्टर नगेंद्र को, या ऐसे इतिहासकारों के इतिहास के साहित्य के इतिहास को नहीं पढ़ते हैं, तब हमारे सामने ये समस्या आती है कि हमारा विचार ही नहीं बनता। जब हमारा विचार जी। नहीं बनता है तो हम उन्हीं विचारों को ज्यों का त्यों अपना बना करके प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो जी। इसका उपाय तो मेरी दृष्टि में एक ही है कि हम ऐसे इतिहास ग्रंथों को, ऐसे व्याख्याकारों को, समीक्षकों को पहले पढ़ें। जब हम जी। पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा अपना दृष्टिकोण विकसित हो रहा है, और तब हम अपनी बात कहते हुए उस रेफरेंस को, वहां पर संदर्भ को देंगे कि अमुक विद्वान ने यहाँ पर ऐसा कहा है, मैं इससे सहमत या असहमत हो सकती हूँ। ये जरूरी जी। नहीं है कि जो शुक्ल जी ने कह दिया उससे मैं सहमत हूँ या असहमत हूँ, वो मेरी अपनी दृष्टि है। लेकिन हाँ। हमें उन मतों को, उन विद्वानों के विचारों को पहले पढ़ना होगा। सिर्फ एक ही किताब हम सामने रख लेते हैं, हमने शुक्ल जी का इतिहास सामने रख लिया और वही मत हमारे सामने है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि विचार तो आया ही नहीं, और कोई उसके हाँ। साथ तर्क वितर्क भी नहीं हुआ। तो शुक्ल जी के साथ जब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे, जब उनके साथ हम गणपति चंद्र गुप्त को भी पढ़ेंगे, तब हम देख पाएंगे कि इनकी आपस में दृष्टियों में क्या फर्क है। जी। और ऐसे में हमारी एक दृष्टि विकसित होगी, तब हम रेफरेंस कहीं से भी लें अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, या फिर इस बात के लिए कि यही बात जो है वो सही है, जो कही गई है, शुक्ल जी ने कही है या नागेंद्र ने कही है, जो भी है। लेकिन उसके लिए हमें पढ़ना होगा, बाकी विद्वानों को जी। पढ़ना होगा, साहित्यकारों को, आलोचकों को पढ़ना होगा, तभी ये संभव है। जी। नहीं तो फिर हम सर कॉपी पेस्ट ही करेंगे। जी। जी। ये नहीं हो तो सकता कि हम। शोध में एक जो कंपैरेटिव स्टडी, एक शब्द है कंपैरेटिव स्टडी, दो विभिन्न विद्वानों के मतों की तुलना भी करनी है और उनसे नया मत खोजना भी है। अगर हम खोजना ऐसा भी है। करते हैं तो मैटर प्लेगरिज्म में नहीं आएगा, और जो मैटर हमने दूसरों का कोट किया है अपनी बात को साबित करने के लिए, यदि उनमें रेफरेंस लगाया जाए तो फिर वो रेफरेंसिंग में भी जाए। खैर, बहुत अच्छी जी बात है। मैं एक बार, बहुत अच्छी वार्ता और मेरे इंटरेस्ट का विषय है, इस पे मुझे बात करने में आपसे और भी अच्छा लग रहा है। एक बात और भी दिमाग में आती है कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ रिसर्च पेपर राइटिंग के लिए, शोध पत्र के लिए, तो हिंदी के शोध पत्रों में प्रायः हाइपोथेसिस, परिकल्पना को इग्नोर किया जाता है। बोला जाता है कि भाई ये हिंदी के रिसर्च पेपर है, इनमें इनमें परिकल्पना लागू नहीं होती। मेरा मत है कि नहीं, परिकल्पना लागू होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सर, परिकल्पना जो है वो हर शोध का मूल ही रहती है वैसे तो, क्योंकि जब तक हम बहुत बढ़िया। बहुत। जी। कि जब तक हम जी। ये मैं चीजें मैं नहीं, मैं हाँ, इसके चाहे लिए वो शोध के मूल को समझना होगा। जी। हाँ, मैं क्योंकि जब तक हम मैं अपनी एक बात, अगर आप अनुमति दें, समय है तो मैं नहीं अपनी नहीं, एक बात बिल्कुल बताना बिल्कुल बिल्कुल, चाहूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जी। सर, मेरा साक्षात्कार था जब जी। इसी पोस्ट के लिए, जी। इससे पहले मैं स्कूल लेक्चरर थी सर। तो वहां पर उन्होंने पूछा कि मैडम आपका विषय क्या है, पीएचडी का विषय। तो मैंने उन्हें बता दिया, तो उन्होंने तुरंत ये कहा कि ये तो बहुत मुश्किल विषय है। मैंने कहा सर, मुझे कौन सा पहले पता था हम्म। कितना मुश्किल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने पहले ये सोचा कि विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में सांस्कृतिक चेतना खोजनी है, हम्म। तो ये भी तो सर एक परिकल्पना ही की मैंने। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। शोध का जो बेसिक मतलब है वो अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना हाँ, ही शोध है। तो जो अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे तो वहां अंधेरा हो भी सकता है और वहां उजाला भी हो सकता है, ये तो हमें मालूम ही नहीं है। तो जब तक बिल्कुल हमने बिल्कुल किसी शोध की परिकल्पना नहीं की तब तक हमको नहीं, उसका निष्कर्ष भी प्राप्त नहीं हो सकता। और मैं नहीं हो आपके ही सकता। माध्यम से शोधार्थियों से, तमाम शोधार्थी वर्ग से कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं इस बात को नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैम ने उसको पुष्ट किया कि यदि आप शोध पत्र या आप रिसर्च या आप अपने शोध मतलब पीएचडी कर रहे हैं तो परिकल्पना की महती आवश्यकता है और उसको लेके ही आए।
चलिए मैम, ये तो बहुत ही अच्छी बात रही। तो आइए आपसे और भी जानना चाहते हैं कि अच्छा देखिए, मेरे पास एक सर्टिफिकेट भी मिल रहा है मुझे, मैम ने सहायक आचार्य हिंदी, और आपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कामायनी का अध्ययन, ये ऑनलाइन पेपर प्रेजेंट किया था हमारे यहाँ 17 जून 2020 को। और इसके लिए जी हमने मैम को जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन का भी जो है एक प्रमाण पत्र, एक सम्मान पत्र दिया था। मित्रों, मैं आप सभी देखने वालों से, सभी दर्शकों से ये निवेदन करता हूँ कि ऑनलाइन पेपर प्रेजेंटेशन हमारी एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा, क्योंकि जिस प्रकार आप अपने शोध पत्रों को हमारे जर्नल्स में प्रकाशित करवाते हैं, इसी तरीके से ये हमारे संस्थान का मूल उद्देश्य हो चुका है कि हम अपने यहाँ प्रकाशित प्रत्येक शोध पत्र को आजकल डिजिटल माध्यम से भी लेके आए। और वो डिजिटल माध्यम अगर आपके द्वारा ही पढ़ा गया हो तो हमारे फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, उस पे जब वो शोध पत्र आपके ही द्वारा पढ़ा जाएगा तो तमाम शोधार्थी वर्ग को एक तो नई दिशा देगा। वो आपसे वहां कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं कि मैम ये बात कैसे लिखी गई है, किस तरीके से हुआ। और आजकल की दुनिया में जहाँ पे मैम ने बताया कि लोग आसानी से हासिल करना चाहते हैं, तो कोई भी चीज वो आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं और उसको अपने नाम से छपवा देते हैं। लेकिन अगर आपका लिखा हुआ, आपका जो मूल कार्य है वो आपके द्वारा ही वाचन किया गया है, तो आपकी भी एक डिजिटल लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी। और सोशल रिसर्च फाउंडेशन का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं आपका शोध पत्र आपके ही माध्यम से, आपके ही शब्दों में पढ़वा कर उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालूं, ताकि जो दुनिया भर का, मैं एक तरीके से कहना चाहता हूं मैम, आप इंटरनेट की दुनिया उस जगह से कि मूल चीजें क्या है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार डॉक्टर मधु वर्मा ने अपना शोध पत्र हमारे यहाँ ऑनलाइन पेपर प्रेजेंट किया था, उसी प्रकार आप लोग भी अपना जो शोध पत्र है उस सोशल रिसर्च फाउंडेशन के मंच पर पढ़ सकते हैं, पटल पे पढ़ सकते हैं। चलिए मैम, और जानकारी करते हैं आपसे इन 24 वर्षों का जो आपका बहुत लंबा सा अनुभव है, वो शिक्षा जगत, वो सामाजिक जगत, कॉलेज की लाइफ, क्या अनुभव रहा, उस अनुभव के बारे में भी जरा सा हमको 2 मिनट का प्रकाश डालें मैम। सर, एक बार प्रश्न दोबारा से करेंगे क्योंकि मैं सुन नहीं पाई, हाँ, थोड़ा मैंने कहा डिस्टर्बेंस ये हो जो गया। आपका लंबा सा, जो आपका 24 वर्षों का बहुत ही अच्छा सा अनुभव रहा, तो जो विद्यार्थी लाइफ से जब आप जो है वो शैक्षणिक लाइफ में आई, फिर आपने पढ़ना शुरू किया और फिर पढ़ाना शुरू किया, तो क्या लाइफ, क्या चेंजेस पाए आपने, कैसा अनुभव रहा आपको जो है वो शिक्षा जगत का? सर, मेरी सारी पढ़ाई जो है श्री गंगानगर से जी ही है, राजस्थान श्री जी गंगानगर से मैं जी हूँ, यही मेरा जन्म हुआ है। और सबसे बड़ा मेरा जी सौभाग्य जो रहा है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, जी। मैंने अपनी पढ़ाई उसी कॉलेज से की है। अरे और वाह, बहुत बढ़िया मेरा बात है मैम, बहुत बढ़िया बात। जी तो सर, यहीं पर हमारे 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ से मैंने पीएचडी की है, एक कॉलेज से, और दूसरे कॉलेज से जहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन जी पूरा किया। उसके बाद सर मैंने 8 जी। साल तक प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ाया है। फिर मैंने अच्छा जी। गवर्नमेंट जॉब के लिए जब तैयारी की तो सबसे पहले सर मैंने 3rd ग्रेड में ज्वाइन किया है। तो सर एक तरह से मैंने जी पहली क्लास से लेकर के एमए पीएचडी तक सभी विद्यार्थियों को के संपर्क में मैं सर रही हूँ। 8 साल तक सर मैंने मिडिल जी। स्कूल में पढ़ाया है। उसके अच्छा बाद जी। मैं एज ए लेक्चरर सर, व्याख्याता स्कूल शिक्षा में मैं चयन हुआ मेरा। और उसके बाद जो जी है अब मैं कॉलेज में हूँ सर, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। तो जी अनुभव तो सर बहुत बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत जी क्योंकि जब आप इतने लोगों से जुड़ते हैं, इतने बच्चों के बीच में आप रहते हैं, तो जब मैं कॉलेज में आई तो उससे पहले भी मैं जैसे कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल हर परीक्षा जो है वो प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है, तो मैं उन जी। विद्यार्थियों के संपर्क में भी रही हूँ। उन बच्चों को भी थोड़ा जितना मेरे से बन पड़ता है मैं उनके संपर्क में रहती हूँ, उनको इन चीजों के बारे में बताती रहती हूँ। जी तो स्कूल शिक्षा में मेरा ये रहा कि वहाँ के बच्चों के संपर्क में आई, क्योंकि गांव में ज्यादातर आप देखिए कि ये जो सरकारी स्कूल हैं गांवों में बहुत कामयाब भी हैं, क्योंकि वहाँ बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में ही आना चाहते हैं, ऐसा यहाँ जी। पर है। तो वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के लोगों को जानने का ये बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा। अपनापन जो है वो जी बहुत ज्यादा वहाँ पर देखने को मिलता है, जी और वो जी। लोग जो है सीखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं।
और फिर कॉलेज लाइफ में एक अलग अपना तरीका है, विद्यार्थियों का एक अलग वर्ग यहाँ पर आता है, क्योंकि जी गंगानगर में जो है आसपास के गांव बहुत हैं यहाँ पर, जहाँ से बच्चे जो हैं जी यहाँ पर पढ़ने के लिए हैं सर। तो हमारे बच्चे जो हैं, क्योंकि मैं गर्ल्स कॉलेज में हूँ तो लड़कियों के संपर्क में ही रहती हूँ, तो हमें ये अनुभव बच्चों के साथ होते हैं कि उनकी खुद की क्या प्रॉब्लम है, और इस तरह से हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन के जी माध्यम से अभी तक जुड़े हुए हैं, परीक्षाएं चल रही हैं सर। जी 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 ये है जी कि कॉलेज में आकर के और स्कूल शिक्षा जी में हम इस चीज से थोड़ा सा कट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के ये, क्योंकि बच्चों को, एमए वाले बच्चों को भी लघु शोध प्रबंध हम लोग कराते हैं यहाँ पर, प्रोजेक्ट वर्क के रूप में उनका काम हो गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जी अंतर आ जाता है सर बच्चों के साथ संपर्क। जी 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 जी। और मैम आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, कि माता पिताजी या मतलब और कुछ भी हम लोग जानना चाहेंगे। जी सर, जी सर। मैं सर, मेरा जन्म यहीं पर हुआ है, और जी परिवार में अब मेरे पिताजी हैं, मदर मेरी अभी जी सर 6 महीने पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया है। ओ, मेरी 2 बेटियां हैं सर, और दोनों ही पढ़ रही हैं अभी। जो बड़ी बेटी है सर बीए बीएड कर रही है वो, और छोटी बेटी भी बीएससी कर रही है। हस्बैंड मेरे अच्छा सिविल इंजीनियर हैं सर। ओ, तो परिवार लोग हैं। नहीं बिल्कुल। जब आप जो है वो ये देखना पड़ता है कई बार, ये मुझे विश्वास भी होता है कि जब इतने प्रबुद्ध लोग होते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि भी होगी वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी भूमि होगी, क्योंकि ये बीज जो अंकुरित हुआ है शिक्षा का वो उसमें जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, परिवार के जो लोग हैं उनका जो सहयोग है वो बहुत सकारात्मक रहा होगा, तभी मैम आप इतना आगे तक बढ़ के आई। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब के कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रही है मैम आप, ये क्या योजना है एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब आपका। ऐसा भारत, ये भारत सरकार की सर योजना है, जिसके अंतर्गत अच्छा जो जी। है एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ जोड़ा गया है। तो अच्छा जी। राजस्थान राज्य को असम प्रदेश के साथ जोड़ा गया है सर। अच्छा तो जी। इसमें यही है कि हम असम को जाने। अच्छा असम तो गुजारी। असम को जाने, तो सर इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने बच्चों को असमिया की वर्णमाला सिखाई। असम अच्छा के अरे वाह। असमिया वाक्य जो है, असमिया वाक्य जो है वो हमने बच्चों को सिखाए हैं। और इसी जी तरह से हमने असम की कल्चर को बच्चे समझें, उनके खान पान को, तो इसके लिए हमने कुछ प्रोग्राम भी रखे, जिसमें असम जी के खान पान को हमने बना करके जी बाकायदा हमने कॉलेज में एक ऐसा कार्यक्रम किया जिसमें बच्चों को हम खाना जो है बच्चों को बनाना सिखाते हैं, और उसमें अच्छा असमिया अच्छा जो भी था। और अच्छा फिर जी वहाँ की अच्छा जी संस्कृति, वहाँ का लोक नृत्य, वहाँ की भौगोलिक पृष्ठभूमि, ये सब चीजें भी जो है हमने जी दिखाई हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी कि हमने जी। एक शायद मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे इसमें नहीं कोई है। जी तो फोन से ही शायद दिख पाएगा, दिख पा रहा है सर? नहीं दिख पा रहा मुझे लगता है स्क्रीन नहीं मैम शेयर। वो स्क्रीन स्क्रीन एक वैसे आ रही मिनट। है। आप मुझे इनकी सब फोटोज भेज दीजिएगा, मैं जो है वो लगवा दूंगा। हाँ, मैं सर आपको भेजूंगी कि हमने बस बच्चों को जैसे वाक्य सिखाए असमिया में जी क्या कहते हैं, और फिर उसका हिंदी अनुवाद। तो जी हर रोज हम वाक्य जो है बच्चों को उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते रहते हैं, और उसका हिंदी अनुवाद भी भेजते हैं ताकि बच्चे असम को जाने। तो अभी भी सर, क्योंकि जी असम ही है हमारे साथ, आगे शायद हो सकता है कि क्लब जो हो, वैसे हमारा एक कॉलेज के साथ भी क्लब है, असम के कॉलेज के साथ भी हम जुड़े हुए हैं। हालांकि अभी हमने उनके साथ कोई कार्यक्रम किया नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से जी। हमें एक कॉलेज के साथ क्लब किया गया है। तो अच्छा वहाँ के बच्चे, ये तो बीच में कोरोना आ गए, नहीं तो ये भी योजना थी कि यहाँ के बच्चे जो है असम जाएंगे, और असम जी के बच्चे जो है वो राजस्थान में राजस्थान आएंगे। आएंगे और यहाँ को जाना यहाँ। जी सर। बहुत बहुत बढ़िया काम कर रही हैं मैम आप, जहाँ आज जो है वो तमाम स्तरों पे देखिए हमारे पास एक सर्टिफिकेट और हमको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो डॉक्टर मधु वर्मा जी का ही है, और आप डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री गंगानगर से सोशल रिसर्च फाउंडेशन के लिए, और सोशल रिसर्च फाउंडेशन की तमाम गतिविधियों को आप श्री गंगानगर से बढ़ा रही हैं। मैं मैम आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, और आपके सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप सोशल रिसर्च फाउंडेशन से इस तरह लगातार आप मित्रों देख पा रहे होंगे कि मैम का कोई न कोई सर्टिफिकेट हमको दिखाई दे रहा है जिससे मैम जुड़ी हुई है। चलिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। तो आप कुछ बता रही थी जी मैम।
जी, धन्यवाद सर, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमें दिया। से हमने एक हमारा ग्रुप बना हुआ है जो हम 5 लोग तो आपके साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं सर, हमारे जी, जी, कॉलेज से जी, ही। बिल्कुल, और भी लोग हो बिल्कुल, सकता है बिल्कुल। जुड़े हों आपके साथ, तो हम जी, इसलिए हम कोशिश यही होती है कि हम आपका भी सहयोग जी, करें और आपका सहयोग सर हमें मिलता ही रहता है। आपका भी सर नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। जी, बहुत जी, आभारी हूँ सर जी, मैं आपकी। नमस्कार मैम और जो हमारे शोधार्थी बंधु यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अगर हिंदी शोध से संबंधित, हिंदी विषय से संबंधित आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो, कोई भी रिसर्च पेपर राइटिंग से संबंधित अगर आपको कोई भी संशय हो, तो आप डॉक्टर मधु वर्मा जी से सीधा सवाल पूछ सकते हैं हमारे स्वैच्छिक दुनिया मंच के माध्यम से। आप हमें लिखेंगे और हम मैम को आपका जो जवाब है, जो आपका प्रश्न है, वो अग्रसारित कर देंगे और यथोचित जवाब मिलने पर आपको भी उसको हम बताएँगे। तो मैम आपको पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे पटल पर आई और जब-जब मित्रों आपको ज़रूरत होगी मैम इस तरीके के साथ ही रहेंगी। मैम मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।